हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 18,000 करोड़ रुपीस अंडर पीएम किसान स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो सबसे पहले ये जो पीएम किसान है इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो फार्मर्स हैं, भारत भर के जो किसान हैं, उनकी इनकम को डबल करना या उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाना। उसके अलावा जो किसान हैं उनकी क्रॉप के लिए सरकार की तरफ से फाइनेंशियली हेल्प देना, ये भी इस स्कीम के अंडर में है। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है इसे तेलंगाना सरकार के द्वारा लागू किया गया था तेलंगाना के फार्मर्स के लिए, और वहाँ पे इस स्कीम का नाम दिया गया था रायथू बंधु स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर में जो फार्मर्स हैं, तो जो भी अमाउंट था हेल्प के लिए, फार्मर्स की हेल्प के लिए, वो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में भेजा जा रहा था, डायरेक्टली फार्मर्स को दिया जा रहा था। उसके बाद 2019-20 का जो बजट का सेशन हुआ वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ये जो स्कीम है इसको पूरे भारत भर में लागू करना है। और उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये पीएम किसान योजना शुरू की थी। तो इस स्कीम के अंडर में जो फार्मर्स हैं उनको साल भर में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। ओके, तो इससे लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसान जो है उन्हें बेनिफिट होगा और इन अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं वो जो उनकी क्रॉप है उसके हेल्थ को मेंटेन रखने में या जो भी उनकी फाइनेंशियली नीड है उसको पूरा करने में। नेक्स्ट अपडेट है, लद्दाख सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हैज़ बिकम 42nd रामसार साइट ऑफ इंडिया। लद्दाख का सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसार स्थल बना है। तो रामसार स्थल क्या है पहले ये जानिए। तो रामसार साइट एक दर्जा है जो दिया जाता है कंजर्वेशन के लिए। जो भी वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए उन्हें रामसार साइट का दर्जा दिया जाता है। और ये नाम आया कैसे? तो ईरान का एक शहर है रामसार। ओके, तो वहाँ पे एक कन्वेंशन साइन किया गया था 1971 में। ओके, जो भी ये वेटलैंड होते हैं जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था कि उन साइट्स को कंजर्व किया जाए। तो उसी के लिए ये जो कन्वेंशन था ये रामसार शहर में साइन किया गया था। इसी कारण से ये जो ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसका नाम पड़ गया रामसार साइट। तो अभी हाल ही में लद्दाख के सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को ये दर्जा दिया गया है रामसार साइट का, और ये भारत का 42वां रामसार साइट बना है। बात करें लद्दाख की तो यहाँ की कैपिटल है लेह और कारगिल, और इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। नेक्स्ट अपडेट है, असम कैबिनेट अप्रूव्ड द बिल टू मेक बोडो एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। असम कैबिनेट ने बोडो को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो बोडो पीस एकॉर्ड ये साइन किया गया है किसके बीच में? भारत सरकार के द्वारा, असम सरकार के द्वारा, उसके अलावा 4 बोडो रिबेल ग्रुप्स हैं और 2 बोडो ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इन्हीं चारों के बीच में ये बोडो पीस एकॉर्ड साइन किया गया है, और इसी के अंडर में एक बिल है जिसे फ्रेम किया गया था, उसको अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। और जो बोडो है इसे असम का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज असम की है असमीज़। ओके, असमीज़ है असम की ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज में ही एडिशनली बंगाली और बोडो को भी अब जोड़ लिया गया है। तो जो बंगाली है ये बराक वैली का जो डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो बोडो है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है असम में। और असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो फ्रूट्स है ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो ये एक तरह का ई गवर्नेंस पोर्टल है, और इसको जो है तो इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है कर्नाटका स्टेट का जो भूमि पैकेज था उसके साथ। तो इस पोर्टल में होगा क्या कि जो किसान हैं, जो भी फार्मर्स है, तो उनके पास जो ज़मीन है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जो भी ज़मीन के लिए लोन वगैरह लिए गए हैं, जो भी
पैसे वगैरह हैं लैंड के लिए, जो भी हेल्प के लिए लिए गए हैं बैंक से या किसी अदर पार्टी से, तो इन सारी चीज़ों का भी जो डिटेल है ये इस गवर्नेंस पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। और इसके लिए जो कैनरा बैंक है ये एग्री हो गया है कि ये जो फ्रूट पोर्टल है इसको पायलट बेसिस यानी शुरुआती तौर पे कैनरा बैंक रन करेगा। और इसमें जब जो भी फार्मर हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा इस पोर्टल का। और इस नंबर का यूज़ क्या होगा, तो इसी नंबर के बेसिस पे जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से अगर फार्मर जो है तो पैसे या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस टाइप के जो भी बैंक है या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है तो वो जो फार्मर है उनका डेटाबेस, उनकी इन्फॉर्मेशन इसी नंबर के थ्रू इस पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा लैंड की डिटेल्स तो जान ही सकते हैं, और जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग बोरिंग है यानी अगर पहले से ही उस ज़मीन पे कुछ लोन वगैरह लिया गया है तो उस बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और उसके बेसिस पे फिर वो अपना आगे का डिसीजन लेंगे कि उन्हें लोन देना है कि नहीं। ओके, तो कैनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। चेयरमैन है TN मनोहरन। MD और CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर, और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। और कर्नाटका की कैपिटल की बात करें तो यह है बेंगलोर। चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड स्पेन हैव ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग टू डिस्कस बायलैटरल कोऑपरेशन। भारत और स्पेन ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की है। तो अभी हाल ही में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं अरैंका गोंजालेस लाया। ओके, तो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बीच में ये वर्चुअल मीटिंग हुई, और यहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में जो उनका कोऑपरेशन है, बायलैटरल कोऑपरेशन, उसको रिव्यू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कि जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद का जो सिनेरियो होगा वहाँ पे किस किस क्षेत्र में पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे भारत और स्पेन मिल के कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा दोनों ही देश के मिनिस्टर जो है वो एग्रीमेंट हुए हैं कि कुछ क्षेत्र में दोनों जो मोमेंटम है उसको मेंटेन रखेंगे। तो जैसे कि डिफेंस का क्षेत्र है, मोबिलिटी का क्षेत्र है और एनर्जी का क्षेत्र है। ओके, तो ये नए एरियाज़ हैं यहाँ पे दोनों ही देश जो मिलके कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, तो जो मोमेंटम चल रहा है इसको मेंटेन रखेंगे दोनों देश। तो जो स्पेन है यहाँ की कैपिटल है मैड्रिड। प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड रिवाइज्ड गाइडलाइंस टू अलाउ 100% FDI इन DTH सर्विसेज। कैबिनेट ने DTH सेवाओं में 100% FDI की अनुमति देने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवमेंट दिया है कि जो DTH सर्विसेज है यानी जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज है, जिससे आपका ये केबल चलता है के डिजियो होती हैं, तो उस क्षेत्र में अब 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है। और 100% FDI अलाउ करने के साथ ही साथ जो लाइसेंस का पीरियड है इसको भी बढ़ा के अब 20 साल का कर दिया गया है। ओके, पहले 10 साल का हुआ करता था ये लाइसेंस पीरियड, और अब 20 साल का कर दिया गया है बढ़ा के। तो पहले जो गाइडलाइन थी ये थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से। तो यहाँ पे पहले DTH के क्षेत्र में 100% FDI को अलाउ नहीं किया गया था, और अभी हाल ही में गाइडलाइंस को चेंज कर दिया गया है। और अब गाइडलाइंस चेंज होने के बाद जो कॉमर्स इंडस्ट्री है वहाँ की जो गाइडलाइंस है सेम वैसी ही गाइडलाइंस DTH के क्षेत्र में हो गई हैं। तो इस कारण से अब वहाँ पे 100% FDI को अलाउ कर दिया गया है। और बात करें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की, तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। नेक्स्ट अपडेट है, कैबिनेट अप्रूव द मर्जर ऑफ 4 गवर्नमेंट फिल्म मीडिया यूनिट्स विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कैबिनेट ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवमेंट दिया है कि जो भारत की 4 गवर्नमेंट रन फिल्म यूनिट्स थी उनको मर्ज कर दिया जाएगा NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। तो कौन कौन सी यूनिट्स हैं? एक है द फिल्म डिवीज़न, दूसरा है द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, तीसरा है द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, और चौथा है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। तो कि इन चारों को मर्ज करके किस में कर दिया जाएगा? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इन चारों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो जो फिल्म डिवीज़न है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका काम था
जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, न्यूज़ और मैगजीन्स बनाना पब्लिसिटी के लिए। तो ये काम था फिल्म डिवीज़न का। उसका जो नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका काम था जो भारत का हेरिटेज है उसको सिनेमैटिक फॉर्म में एक्वायर करना और उसको प्रिजर्व करके रखना। उसके बाद जो था डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इसे सेटअप किया गया था 1973 में, और इसका काम था भारत का जो फिल्म है और जो कल्चरल एक्सचेंज है इसको प्रमोट करना। और जो चौथा है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, और इसका काम था कि जो चिल्ड्रंस है भारत के और जो यंग पीपल्स हैं उनके इंटरटेनमेंट के लिए जो भी कंटेंट है वो फिल्म के मीडियम से बनाना। नेक्स्ट अपडेट है गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम पावर लाइन्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बिजली लाइनों से बचाने के लिए सरकार ने फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर पहल शुरू की है। तो ये है ये बर्ड जिसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये उड़ती हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती हैं, तो जो बिजली की तारें होती हैं वहाँ पे फंस के इनकी मौत हो जाती है, और ये काफ़ी कम बची हैं नंबर्स में। इसीलिए इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके बचाव के लिए जो इनका मोर्टेलिटी रेट है काफ़ी ज़्यादा है, उसको डिक्रीज़ करने के लिए जो पर्यावरण मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलके। ओके, तो इसमें होगा क्या कि ऐसे इलाके जहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ओके, तो ऐसे इलाके जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पावर लाइंस हैं तो वहाँ पे 1813 डाइवर्टर फ्लैप्स लगाए गए हैं। ओके, 1813 डाइवर्टर फ्लैप्स लगाए गए हैं पावर लाइंस में, और इन्हीं डाइवर्टर फ्लैप्स को कहा गया है फायर फ्लाइज। तो होगा क्या, जब भी ये GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे और उनके बीच में पावर लाइन अगर पड़ रही है तो उस पर जब ये फायर फ्लाइज जो है फ्लैप लगा रहेगा तो लगभग 50 मीटर की दूरी से ही ये पहले ही उसे स्पॉट कर सकती हैं, और उसके बाद वहाँ से वो अपना रास्ता चेंज कर सकती हैं। तो ऐसे में जो ये तार से जाके बैठती थी या लड़ जाती थी और इनकी मौत हो जाती थी, इन चीज़ों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है NTPC विंस द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020। NTPC ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 जीता है। तो जो NTPC है इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है। ओके, ये PSU है और भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है, और इसी को अभी इस साल का दिया गया है 2020 का CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। ओके, और इसे दिया किस क्षेत्र में गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन में, यानी एक तरह से ये अवार्ड की कैटेगरी है। तो CSR डोमेन में इसे दिया गया है, और ये इकलौती PSU है जिसे CSR डोमेन में ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा पिछले साल यानी 2019 में भी NTPC ने ही ये अवार्ड जीता था, और अभी 2020 में फिर से जीता है। तो NTPC के MD और CEO हैं गुरदीप सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है अमित आहूजा एंड जयराम रमेश जॉइंटली वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020। अमित आहूजा और जयराम रमेश ने संयुक्त रूप से कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020 जीता है। तो ये जो अवार्ड है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़, ये दिया गया है बेस्ट नॉन फिक्शन बुक को, के बेस्ट नॉन फिक्शन बुक को जो कि मॉडर्न इंडिया के बारे में हो, उस क्षेत्र में जो किताबें हैं उनको दिया गया है, और ज्वाइंटली रूप से 2 लोगों को मिला है। एक है अमित आहूजा, दूसरे हैं जयराम रमेश जी। तो अमित आहूजा की पुस्तक का नाम है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स, और जो जयराम रमेश जी हैं इनकी किताब का नाम है अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ VK कृष्णा मेनन। तो इन दोनों पर्सनस को जॉइंटली रूप से ये अवार्ड दिया गया है, और जो कैश प्राइज़ है ये है 15 लाख रुपए का, जो कि दोनों ही पर्सनस के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज़ रिवाइज्ड प्रिडिक्शन ऑफ इंडियाज GDP इन फिजिकल ईयर 21 फ्रॉम -11.8% टू -7.8%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 21 में भारत की GDP के अनुमान को -11.8% से संशोधित करके -7.8% किया है। तो पहले जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च थी उन्होंने भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद को लेके अपना एस्टिमेशन दिया था कि इस साल वित्तीय वर्ष में फिजिकल ईयर 21 में भारत की GDP में
11.8% की गिरावट का अनुमान लगाया था उन्होंने। लेकिन अभी पेंडेमिक जैसे चल रहा है और अभी देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत का इकोनॉमी ही है कुछ अच्छे तरीके से रिकवर कर रही है, जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर कर रही है। तो इसी कारण से उन्होंने अपना प्रेडिक्शन जो है थोड़ा से रिवाइज़ किया है और अब इनके नए अनुमान के अनुसार जो फिस्कल ईयर 2021 है, इस साल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अब 7.8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा, पहले था 11.8% का गिरावट का अनुमान और अब है 7.8% की गिरावट का अनुमान। नेक्स्ट अपडेट है, राफेल नडाल गेट्स द स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020। राफेल नडाल को स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 मिला। तो ये हैं राफेल नडाल। ओके, आपको पता है टेनिस के काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं ये, और ये स्पेन की तरफ से प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस। और इन्होंने इस साल का फ्रेंच ओपन भी जीता था। फ्रेंच ओपन को ही हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इनका नाम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हें 2020 का स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड दिया गया है। ओके, और ये चौथी बार है जबकि इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो इन्होंने पहली बार जीता था 2010 में, उसके बाद 2018, 19 और 20 पिछले 3 सालों से यहीं ये अवार्ड जीतते आ रहे हैं। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके फेयर प्ले के लिए, इनके प्रोफेशनलिज्म के लिए और इनकी इंटीग्रिटी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया विल होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021। भारत 2021 में ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट की मेज़बानी करेगा। तो अभी हाल ही में जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, CII, यहाँ का एक बिग पिक्चर समिट था 2020 का, इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। ओके, अभी हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII का बिग पिक्चर समिट हुआ था 2020 का, और इसे संबोधित किया था जो भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने इस समिट को संबोधित किया था और इसी इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि भारत जो है 2021 में ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट को होस्ट करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो भारत सरकार है ये IIT बॉम्बे के साथ मिल के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसे स्थापना करेगी उसकी, और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो एनिमेशन है, विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, गेमिंग और कॉमिक्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोर्सेस ऑफ़र किए जाएंगे। तो जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक जी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है, कैलाश सत्यार्थी ऑथर द बुक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कैलाश सत्यार्थी ने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक लिखी। तो ये है वो पुस्तक, और ये हैं कैलाश सत्यार्थी जी। ओके, तो इस बुक को रिलीज़ किया है जो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा जी, और उनके साथ ही जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। ओके, तो दीपक मिश्रा जी और हरिवंश नारायण सिंह जी ने मिलकर इस बुक को लॉन्च किया है, और ये जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी प्रभात प्रकाशन के द्वारा। और इस बुक में बताया गया है जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है, किस तरह से जो आम आदमी हैं, आम जनता है, उनके जीवन में किस तरह से उसका असर हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई उसके द्वारा। उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह से जो पैंडेमिक चल रही है उससे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में भी मेंशन किया गया इस पुस्तक में। इसके अलावा जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनका नाम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ जीता था। ये भी आपको याद रखना है। ओके, 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ जीता था इन्होंने। नेक्स्ट अपडेट है, रिनोन्ड मलयालम पोएट एंड एक्टिविस्ट सुगाथा कुमारी पास्ड अवे रिसेंटली। प्रसिद्ध मलयालम कवियत्री और कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं सुगाथा कुमारी जी, और ये प्रसिद्ध मलयालम कवियत्री भी थी और उसके साथ ही एक्टिविस्ट थी, यानी इन्वायरमेंट के क्षेत्र में ये कार्यकर्ता थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, और इनको 2006 में एक्चुअली में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था लिटरेचर के लिए। ओके, और क्योंकि ये फेमस मलयालम पोएट थी तो कुछ पोएम्स है इनकी जिनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो एक बार ये भी देख लीजिए। एक थी रात्रि मासा, दूसरी थी अम्बाला मणि, एक थी पावन मानव हृदयम, एक थी स्वप्न भूमि, और एक थी पथीरा पूकल। तो ये 5 पोएम इनकी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको रिवीजन के लिए PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं।